तो बुक ऑफ डेविल की एपिसोड 10 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा यंग मास्टर जियोन जो होता है वो वहां पर उस लड़की को बता रहा होता है कि मैं यहाँ पर किसी के ऊपर भी इतनी आसानी से भरोसा नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे भी यहाँ पर इस पैलेस के अंदर भी काफी बार जहर देने की कोशिश की गई है, क्योंकि मैं फर्स्ट यंग मास्टर हूँ, अगला फैमिली का हेड हूँ। इसी वजह से मुझे यहाँ पर मारने की कोशिश की जाती रही। और साथ ही अपने पास से एक लेटर निकालता है और उसे कहता है कि इस लेटर के आखिरी पेज को पढ़ो जरा। और ये लेटर जो होता है वो हेड बटलर की तरफ से यहाँ पर फर्स्ट यंग मास्टर को भेजा गया था जब ये लड़की यहाँ पर आई थी। तो इसी के साथ ही माई जंगा जो होती है उस लेटर को पढ़ती है, तो उसके आखिरी पेज के ऊपर लिखा होता है कि अगर ये लड़की अपने सच को कन्फेस करती है और सच यहाँ पर तुम्हारे सामने सच बोलती है तो फिर इस लड़की को अपने पास रख लेना और साथ ही से अपना काम करवाना, इसे अपनी सर्वेंट बना लेना। लेकिन अगर ये लड़की अपनी नेचर को अबैंडन नहीं करती और यहाँ पर तुम्हारे साथ बार्गेन करने की कोशिश करती है तो फिर इस लड़की को चुपचाप मार डालना, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तो ये सुनते ही हमारी लड़की जो होती है, जंगा जो होती है, वहीं पर रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मैं तो यहाँ पर हेड बटलर को अपने फादर की तरह समझती थी, फिर वो यहाँ पर कुछ ऐसा लिखकर क्यों भेजेंगे, उन्होंने यहाँ पर मास्टर जियोन को इस तरह से लिखकर क्यों भेजा है कि मैं यहाँ पर अगर कुछ गलत करती हूँ तो मुझे मार डाले। तो इसी के साथ ही मैं जियोन से कहता है कि अब तुम्हें समझ आई कि मैं यहाँ पर तुम्हें ये रिपोर्ट क्यों दिखा रहा हूँ। मैं ये रिपोर्ट तुम्हें इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हारे पर भरोसा किया जा सकता है। तो क्या तुम्हारे पर भरोसा किया जा सकता है? तो जंगा वहाँ पर रोते रोते उसे कहती है कि मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर लगता है कि मेरे पर भरोसा किया जा सकता है और मैं आपके सामने अपनी लॉयल्टी को साबित करना चाहती हूँ। मैं अपनी वफादारी आपके साथ साबित करने के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। मैं यहाँ पर इस बात का वादा देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं आपसे वफादार रहूंगी। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि मैं वफादारी को यहाँ पर मैडनेस कहूंगा, क्योंकि ऐसे हालात में कोई भी यहाँ पर किसी के साथ वफादार नहीं रहता। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि अब मैं यहाँ पर तुम्हारे सामने कहने वाला हूँ कि अगर तुम यहाँ पर अभी मेरे साथ वफादार रहना चाहती हो तो क्या यहाँ पर तुम मेरे साथ वफादार रहोगी अगर मैं यहाँ पर तुम्हें अपनी सर्वेंट के तौर पर एक्सेप्ट कर लूँ? तो वो कहती है जी मास्टर, चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर आपसे वफादार रहूंगी। मैं इस बात का वादा देती हूँ कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं यहाँ पर हमेशा आपकी वफादार रहूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मेरी जान ही क्यों ना चली जाए, लेकिन तब भी मैं आपकी वफादार रहूंगी। तुम्हारा जियोन उसकी बात सुनने के बाद कहता है ये तो बहुत ही अच्छा है, मुझे इस बात की बहुत ज़्यादा खुशी हुई कि तुमने यहाँ पर अपनी वफादारी मेरे सामने साबित की है। तो इसी के साथ ही हमारी जंगा जो होती है वो यंग मास्टर जियोन को अपनी फैमिली के बारे में बताती है कि वो अपनी बहन के साथ अपने फादर के साथ रहती थी, यानी कि उसके डैड जो थे वो एक छोटा सा मर्चेंट गिल्ड चलाते थे और वो अपने फादर और अपनी बहन के साथ बहुत ज्यादा खुश थी और सभी लोग खुशी खुशी वहां पर रहते थे। लेकिन फिर यहाँ पर कुछ ऐसा हुआ कि हमारे गिल्ड के अंदर काफी ज्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। हमारे गिल्ड को कुछ नुकसान पहुंचा जिसकी वजह से मेरे फादर को यामा ग्रुप के लोगों से पैसे उधार लेने पड़े। उन्होंने यहाँ पर उनके पास से कुछ पैसे उधार लिए, लेकिन उसके बाद जब हमने उधार पैसे ले लिए तो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाइयर हो गया कि हम लोग उसे चुका पाए और उस पैसे को चुकाते चुकाते यहाँ पर मेरे फादर की तो डेथ होगी और साथ ही फादर ने यहाँ पर अपने मरने से पहले हम दोनों बहनों को भी बेच दिया था, क्योंकि यहाँ पर वो कर्जा इतना ज्यादा हो गया था कि उस कर्जे को बेचने के लिए हम दोनों बहनों को बेचना पड़ा, तब जाकर वो कर्जा चुकता हुआ है। पहले यहाँ पर जामा ग्रुप के लोग हमें बहुत ही लो इंटरेस्ट का कहते हैं कि तुम्हें यहाँ पर बहुत ही कम पैसे वापस देने होंगे, यहाँ पर बड़ा ब्याज ले सकते हो, लेकिन उसके बाद जब यहाँ पर हमारा कर्जा स्टार्ट हो जाता है तो फिर यहाँ पर वो इंटरेस्ट इतना ज्यादा हाई हो जाता है कि हम लोग उसे वापस ही नहीं कर पाते। ये कमीने लोग यहाँ पर ऐसे ही काम करते हैं। जब मेरे फादर ने पैसे उधार लिए तो मेरी बहन को बिजनेस चलाने का बहुत ही अच्छा आइडिया, मेरी बहन एक जीनियस है, उसने यहाँ पर बिजनेस को संभाला। मेरे फादर के साथ मिलकर उसने बहुत ही बड़े बड़े रिस्क लिए और बिजनेस को काफी अच्छे से संभाल भी लिया था। लेकिन मेरी बहन भी अकेले यहाँ पर इस बिजनेस को संभाल नहीं पाई, क्योंकि हमारा कर्जा इतना ज्यादा बढ़ता जा रहा था कि मेरी बहन और मुझे, हम दोनों को बाप को बेचना पड़ा। हम दोनों अलग अलग फैमिलीज को बेच दी गई, जिसकी वजह से हमारे फादर को कुछ पैसे मिल सके। तुम्हारा जियोन उसे कहता है लेकिन तुमने कहा कि तुम और तुम्हारी बहन दोनों यहाँ पर एक ही उम्र की थी, तो फिर यहाँ पर तुम्हारी बहन तुमसे ज्यादा जीनियस कैसे हो सकती है कि वो अकेले यहाँ पर एक मर्चेंट गिल्ड को संभाल सके और बिजनेस चला सके? तो इसी के साथ ही हमारी जो जंगा आती है वो से बताती है कि मेरी बहन शुरुआत से यानी बचपन से ही वो काफी बड़ी जीनियस थी। ऐसे समझ लो कि यहाँ पर अगर देखा जाए तो वो एक जीनियस थी, उसका दिमाग बहुत ज्यादा तेज चलता था। चाहे वो यहाँ पर 10 साल की थी तभी उसने यहाँ पर बिजनेस को बहुत ही अच्छे से संभाल लिया था। और इस वक्त मेरी बहन जो है वो लोयांग में ही सेटल डाउन है और वो यहाँ पर एक ऐसा बिजनेस चला रही है जहाँ पर वो लोगों को पैसे उधार देती है। इस वक्त मैंने सुना है कि वो एक रेप्यूटेबल इन्फॉर्मेशन ब्रोकर के तौर पर काम कर रही है। तो हमारा जियोन जो होता है वो सोच रहा था कि इन्फॉर्मेशन ब्रोकर मेरे लिए काफी ज्यादा काम का है। तो उसी के साथ जंगाओं से कहती है कि मैं जहाँ पर उसे काफी वक्त पहले मिली थी, दोबारा कभी उससे नहीं मिली, लेकिन कुछ अर्सा पहले मुझे यहाँ पर उसके पास एक लेटर मिला था। मेरी बहन ने मुझे एक लेटर भेजा और कहा कि उसने अपनी फैमिली के पीछे जो भी जिम्मेदार इंसान था उसको ढूंढ लिया है। वो कमीना, उसका नाम जोम चिल था। वो एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत ही घटिया किस्म का इंसान है, एक फैटी ग्रीजी शक्ल वाला बंदा। हालांकि मैंने उसे कभी देखा नहीं
नहीं अपनी जिंदगी में, लेकिन मेरी सिस्टर ने कहा है कि वही इंसान है जिसने यहाँ पर हमारी फैमिली की ये हालत की, जिसने हमें कर्जा देकर हमारी फैमिली के साथ जो कुछ बुरा हुआ था वो सब कुछ उसी की वजह से हुआ था। इसी वजह से मैं यहाँ पर सोच रही हूँ उससे बदला लेने के बारे में। तुम्हारा जियोन जो होता है वो कहता है कि तुमने यहाँ पर उस बंदे का नाम जोमजिल बताया, तो वो कहती है हाँ यहाँ पर मुझे लगता है कि उसका असली नाम नहीं है, लेकिन इस बाजार में लोयांग सिटी में सभी लोग उसे जोमजिल के नाम से ही जानते हैं। तुम्हारा जियोन उसे कहता है कि तुमने कहा तुम्हारी बहन एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है, तो जंगा उसे कहते हैं जी यंग मास्टर वो एक इन्फॉर्मेशन ब्रोकर है। तो जियोन उसे कहता है तो मुझे लगता है कि तुम काफी अरसा बाद यहाँ पर अपनी बहन को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाओगे, ठीक है कल सुबह हम लोग यहाँ पर तुम्हारी बहन से मिलने के लिए जाएंगे, तो क्या तुम चलोगी? तो हमारे जंगा कहती है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं अपनी बहन से मिलने के लिए जरूर जाऊंगी। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि कल वैसे भी यहाँ पर मुझे कोई जरूरी काम करने के लिए जाना है, तुम वहां पर अपनी बहन से मिल लेना और मैं अपना जरूरी काम कर लूंगा, क्या तुम्हें ठीक लग रहा है? तो कहती है हाँ क्यों नहीं यंग मास्टर, मैं पूरी तरह से तैयार हूँ, कल सुबह मैं तैयार हो जाऊंगी। तो इसी के साथ अगले दिन सुबह का सीन दिखाया जाता है कि माई जंगा जो होती है वो तैयार होकर आ जाती है। तो माँ जियोन जो होता है उसे देखता है और कहता है क्या तुम तैयार होकर आ गई हो? तो वो कहती है जी यंग मास्टर मैं तैयार होकर आई हूँ। तो माँ यंग मास्टर उसे कहता है लेकिन तुम्हें देखकर लगता तो नहीं है कि तुम तैयार होकर आई हो, यानी कि तुम्हारे कपड़े पुराने लग रहे हैं और साथ ही तुम यहाँ पर बिल्कुल भी खूबसूरत नहीं लग रही। तो वो कहती है लेकिन मास्टर क्या आपको पसंद नहीं आया? तो उसे कहता है कि पसंद तो है, लेकिन तुम यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर को एस्कॉर्ट करने के लिए जाने वाली हो, एल्डर जंग मास्टर की नौकरानी भी खूबसूरत होनी चाहिए और उसके कपड़े भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होने चाहिए। तो इसी के साथ ही जियोन जो होता है वहीं पर से आवाज लगाता है गेट कीपर जल्दी से यहाँ पर आओ। तो हमारा गार्ड जो होता है वहां पर आता है और उसे कहता है कि फर्स्ट जंग मास्टर, माना कि तुम यहाँ पर फर्स्ट जंग मास्टर, लेकिन तुम यहाँ पर मुझे गेट कीपर कहकर कैसे पुकार सकते हो? तुम्हें यहाँ पर मेरा नाम पुकारना चाहिए, मेरा नाम। जब उसे अपना नाम बताने लगता है तो हमारा जियोन उसे कहता है अपनी बकवास बंद करो, तुम गेट कीपर हो, मैं तुम्हें गेट कीपर ही कहूंगा। और इसी के साथ ही उसे कहता है कि मैं चाहता हूँ कि जल्दी से इनर हाउस में जाओ और वहां पर जो लेडी बटलर है उसके पास जाकर कोई अच्छे से कपड़े लेकर आओ हमारी नौकरानी के लिए, जो भी कपड़े वो दे चुपचाप ले आना और साथ उसके पास से कुछ ऑर्नामेंट्स भी ले आना, यानी कि जेवर वगैरह भी ले आना। तो गेट कीपर उसे कहता है कि क्या तुम यहाँ पर चाहते हो कि मैं जाऊं और जाकर इस लड़की के लिए कपड़े लेकर आऊं? तुम्हारा जियोन उसे कहता है क्या तुम्हें समझ नहीं आई मैंने यहाँ पर क्या कहा? अभी जाओ और जाकर इनर बटलर के पास से जाकर कपड़े लेकर आओ। क्या तुम्हें यहाँ पर गेट कीपर बनकर अच्छा नहीं लग रहा है, या फिर तुम ये चाहते हो कि मैं तुम्हें यहाँ पर डंग कैरियर बना दूं, यानी कि यहाँ पर गोबर उठाने वाला बना दूं? तो इसी के साथ ही हमारा गेट कीपर उसे कहता है लेकिन मैं यहाँ पर से कैसे जा सकता हूँ, मैं एक एक्सपर्ट गार्ड हूँ। तो हमारा जियोन उसे कहता है कि तो फिर ठीक है आज के बाद से तुम यहाँ पर डंग, जैसे वो इतना कहता है इसी के साथ ही गेट कीपर गार्ड कहता है ठीक है मैं अभी जाता हूँ, तुम्हें यहाँ पर फैसला सुनाने की जरूरत नहीं है, मैं अभी जाता हूँ बटलर के पास से कपड़े लेकर आता हूँ। तो इसी के साथ ये बड़ी तेजी के साथ वहां पर चला जाता है, क्योंकि वो एक एक्सपर्ट गार्ड है तो वो लाइट फुट टेक्निक को यूज कर सकता है और बड़ी तेजी के साथ वहां से चला जाता है। तो हमारी मिस जंगा जो होती है वो सोच रही होती है कि देखो तो जरा यहाँ पर इसकी लाइट फुट टेक्निक कितनी ज्यादा फास्ट है, जबकि हमारा गार्ड सोच रहा होता है कि ये कमीना यहाँ पर मेरे साथ कर क्या रहा है, मैं एक एक्सपर्ट गार्ड हूँ और इसके बावजूद ये कमीना यहाँ पर मुझे पहले इसने गेट कीपर बना दिया डिमोट करके और अब यहाँ पर मुझे डंग कीपर बनाना चाहता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। खैर मुझे यहाँ पर कुछ ही दिन और बर्दाश्त करना होगा, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेड बटलर को एप्लीकेशन लिखी थी कि मैं यहाँ पर से रिजाइन करना चाहता हूँ, या तो मेरी पोजीशन को चेंज करें, मुझे किसी और यंग मास्टर का गार्ड बनाएं, या फिर मुझे यहाँ पर से इस्तीफा देकर घर जाने दें। कुछ ही दिनों और की बात है, उसके बाद मुझे यहाँ पर हेड बटलर की तरफ से जवाब मिल जाएगा कि मुझे क्या करना है। यहाँ पर हमारी एपिसोड 10 का एंड होगा।